नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कृष्ण शर्मा आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज हम पढ़ेंगे सीपीसी की सीपीसी की हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, और सीपीसी को हम किस तरह से पढ़ें दोस्तों कि वो हमें समझ में आए। क्योंकि सीपीसी देखिए और बाकी सेक्शन बाकी एक्ट्स की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सेक्शंस भी हैं, इसमें ऑर्डर भी हैं, इसमें रूल्स हैं। तो मतलब अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि आप सारे सेक्शंस पढ़ लें पहले और फिर आपको सीपीसी समझ में आ जाए, तो सीपीसी आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगी दोस्तों। उसके लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कोर्ट में केस लाने से पहले से लेकर और उसके एग्जीक्यूशन तक जो इसमें स्टेप्स होंगे हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत इजी वे में सीपीसी को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये बताऊँगा कि सीपीसी की हिस्ट्री क्या है और सीपीसी को हम किस तरह से पढ़ें, किन स्टेप्स में केस फाइल होता है, किन स्टेप्स में सारी प्रोसीडिंग होती है, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। उसको करने से पहले, शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके सामने एक आपको पता भी होगा, मैं लॉ के बारे में आपको बता दूं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। एक होते हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे होते हैं हमारे प्रोसीजरल लॉ। सभी जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली जो सब्सटेंटिव लॉ है वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिविल लॉ और क्राइम्स एंड पनिशमेंट इन क्रिमिनल लॉज। मतलब क्या है कि हमने किसी ने कोई क्राइम किया, उसकी उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये होते हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें एक क्राइम और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया है। सिमिलरली जिसमें अगर मैं सिविल की बात करूं तो उसमें राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। वो क्या होते हैं हमारे, मतलब कि अगर किसी ने कोई एक्ट किया तो उसकी रेमेडी क्या होगी वो बताया गया है। लेकिन उस एक्ट से लेके उस रेमेडी तक पहुंचना जो होता है वो होता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में केवल बता दिया कि अगर किसी ने ये क्राइम किया तो उसको ये सज़ा मिलेगी, लेकिन वो सज़ा किस तरह से मिलेगी, उसमें प्रोसीडिंग्स कोर्ट की क्या कैसे कैसे होंगी, वो सब हमारे होते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो जो सीपीसी है, सीपीसी इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, ये आप सभी जानते हैं। अब सीपीसी की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जब भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ सन 1857 में, उसके बाद उस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया और उसने पूरा का पूरा इंडिया को अपने अंडर में ले लिया दोस्तों। तो 1857 के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को अपने अंडर में ले लिया। अब उसके बाद जैसे वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था थी, जब पार्लियामेंट के अंडर में यहाँ आ गया तो यहाँ भी हमें एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सीपीसी उन्होंने बनाई। और तो 1859 में जो पहली सीपीसी थी वो 1859 में बनाई गई। उसके बाद 1877 में 1877 में एक और सीपीसी बनाई। और उसके बाद जो एक डिटेल्ड सीपीसी बनी है दोस्तों, जो आज हम पढ़ रहे हैं जिस सीपीसी को, वो 1908 में 1908 में वो बनाई गई। तभी हम उसको बोलते हैं सिविल प्रोसीडिंग कोड 1908। 1908 में वो बनाई गई थी। उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, पर जो मेजर अमेंडमेंट हुए 1976 में और 2002 में, उसमें मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। तो लेकिन अमेंडमेंट के बाद भी जो उसका बेस है वो 1908 वाला ही है, 1908 वाला। इसीलिए हम पढ़ते हैं सिविल प्रोसीडिंग कोड 1908। अब सीपीसी में जो है वो 158 सेक्शंस हैं, आप जानते हैं, और सीपीसी में 51 ऑर्डर्स हैं। तो लेकिन अब हम उसको पढ़ेंगे किस तरह से। अगर हम पूरे सेक्शन 1 से लेके 158 तक पढ़ लें तो सीपीसी इतना मैसी हो जाएगा कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे, हम उसको प्रोसीडिंग, उसका नाम ही है सिविल प्रोसीडिंग कोड, तो हम उसको जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ते जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए, और जो मैं प्रोसीजर्स आपको बता रहा हूँ कोर्ट में जाने से पहले से लेके और जो उसके एग्जीक्यूशन तक सूट के जो प्रोसीजर होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और उनके अकॉर्डिंग हम सीपीसी को पढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि सीपीसी आपको कितना ईजी लगने वाली है। तो सबसे पहले आप हेडिंग नंबर 1 डालिए, नेचर ऑफ सूट। दोस्तों सबसे पहले जब किसी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कि वो उस डिस्प्यूट का नेचर क्या है। मतलब आपको अगर वो क्रिमिनल नेचर का होगा तो आप सबसे पहले एफआईआर करने के लिए चले जाएंगे, और अगर वो सिविल नेचर का होगा तो आप सिविल कोर्ट में चले जाएंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ डिस्प्यूट आपको पता करना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। द फर्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ डिस्प्यूट।
अब देखिए, अब सिविल नेचर के डिस्प्यूट कौन कौन से होंगे, हम उसको समझे। सबसे पहले तो जो क्रिमिनल नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है हमें कि जो क्रिमिनल है वो अलग है। तो जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल होंगे। अब उन सिविल में भी सिविल कोर्ट में हम कौन कौन से डिस्प्यूट्स को ले जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें बताया गया है कि जो एक्सटेंसिवली बार नहीं है, मतलब कि जो एक्सटेंसिव बार का मतलब क्या हुआ कि जो किसी और कानून से जिनको बाध्य नहीं किया गया, रोका नहीं गया है, वो सूट सिविल होंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो अगर कोई इनकम टैक्स का अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर सपोज किसी ने इनकम टैक्स नहीं भरा, या फिर उस व्यक्ति ने इनकम टैक्स का नोटिस उसके पास आ गया है और वो उसके उसके अगेंस्ट में वो कोई सूट लाना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं वो सूट सिविल नेचर का नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? हालांकि वो कंपनसेशन की बात करेगा, हालांकि वो पेनल्टी की बात करेगा, लेकिन वो फिर भी सिविल नेचर का नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट एक अलग से बना हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग से बना हुआ है, और वो डिपार्टमेंट उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो मीन्स वो कानून जिनसे कोर्ट बाहर है, जो एक्सटर्नल कुछ एक्सटेंसिव कानून बने हुए हैं, तो वो उस तरह के जो सूट्स होंगे वो सिविल नेचर के होते हुए भी वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है, आप जानते हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और आपका इनकम टैक्स एक्ट है। तो ये अलग से कानून बने हुए हैं, तो ये सूट सिविल नेचर के नहीं होते हुए भी नहीं होंगे, मतलब ये सिविल कोर्ट में इनको हम नहीं ले जा सकते। सिविल कोर्ट में हम किन को ले जा सकते हैं? सिविल कोर्ट में हम ले जा सकते हैं प्रॉपर्टी और ऑफिस को। मतलब प्रॉपर्टी को इस तरह से समझिए, दो लोगों में अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो उस वो, और ऑफिस का मतलब रूम, ऑफिस रूम से नहीं है, वो जो पद है उस पद के डिस्प्यूट को भी हम सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, जब हम इसको डिटेल में, मैं आपको सब समझाऊंगा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है, अभी हम केवल स्टेप्स को देखते हैं कि हमें किस तरह से सीपीसी को पढ़ें जिससे हमें सीपीसी इजी भी लगे और हमें हमें आसानी से सीपीसी याद हो जाए। जो लोग पीसीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनके लिए सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसको समझने का आसान तरीका मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उन तरीकों पे चलेंगे, तो आपको सीपीसी बहुत इजी लगने वाली है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने बता दिया आपको, नेचर ऑफ सूट। जो सेकंड स्टेप है, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ स्विंग। प्लेस ऑफ स्विंग मीन्स कहाँ पे हम सूट फाइल करें, किस स्थान पे हम सूट को फाइल करें। तो ये भी हमें पता करने की ज़रूरत है कि हम सूट को किस स्थान पे फाइल करें। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी काम से दिल्ली गया, और वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझसे, एक स्टेशन से समझा रहा हूँ, मैं फ्रेंड के साथ दिल्ली गया, वहाँ पे फ्रेंड ने मुझसे 10,000 रुपये उधार मांगे और बोला कि जब मैं तुम्हारे घर देहरादून आऊँगा तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूँगा। अब दोस्तों होता क्या है, मेरा फ्रेंड जो हरिद्वार से बिलोंग करता है वो मेरे साथ गया था दिल्ली, और वहाँ पे हमारे डिसाइड हुआ कि मैं उसको 10,000 रुपये दे देता हूँ तो वो देहरादून आकर मेरे पैसे मुझे वापस दे देगा। तो वो उसके बाद वो देहरादून आता है, लेकिन वो पैसे देने से मुझे दोस्तों मना कर देता है। तो अब मैं क्या करूँगा उस केस में? मैं अपने उस पैसे को वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में जाऊँ। पहले मैंने नेचर देख लिया कि ये सिविल नेचर का सूट है, तो सिविल नेचर के सूट के बाद मैं उसको लेके सिविल कोर्ट में जाऊँगा। लेकिन मैं कौन से सिविल कोर्ट में जाऊँ दोस्तों, ये मुझे सोचना है। तो देखिए, जो यहाँ पे मैं आपको बताया, जो प्रॉपर्टी का ये पैसा भी एक प्रॉपर्टी है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब मैं आगे जब सेक्शन डिस्कस करेंगे तो मैं सब आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको कि मूवेबल प्रॉपर्टी का जो केस है वो कहाँ लाया जा सकता है। वो या तो जिस जगह पे आपका इशू अराइज हुआ हो, यानी कि जिस वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ हो, डिस्प्यूट का जो कारण हो, जो वाद हेतु हो, वो जहाँ पे हुआ हो, मतलब कि पैसा उधार देना। हमारा वाद हेतु क्या था कि पैसा उधार देना, तो वो पैसा उधार कहाँ दिया हमने? दिल्ली में। तो या तो वो केस दिल्ली में लाया जा सकता है, या फिर वो केस लाया जा सकता है जहाँ पर जो डिफेंडेंट है, मतलब कि डिफेंडेंट कौन हुआ, पहले मैं आपको ये भी बता दूँ। डिफेंडेंट हुआ जिसके खिलाफ केस लाया जा रहा है। मतलब मैं केस लेके आया हूँ, तो मैं क्या हुआ? प्लेंटिफ। मैंने प्लेंट सबमिट की, मैंने वाद सबमिट किया, वाद पत्र सबमिट किया, तो मैं क्या हुआ? वादी। मैं क्या हुआ? प्लेंटिफ। और मैं जिसके अगेंस्ट में केस ला रहा हूँ वो क्या हुआ? डिफेंडेंट। वो उस केस को डिफेंड करेगा तो वो उस केस का क्या हो गया? डिफेंडेंट, या फिर मैं उसको प्रतिवादी कह दूँगा। तो कहाँ पे हम सूट को ला सकते हैं दोस्तों? हमारा सेकंड पॉइंट था प्लेस ऑफ स्विंग। वो हम ला सकते हैं जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट
स्टार्ट हुआ और राइज हुआ हो जहाँ पे, यानी कि दिल्ली में जहाँ पैसे उधार की बात हुई और जहाँ पैसा उधार दिया गया, या फिर जहाँ पे हमारा डिफेंडेंट रिजाइड करता है, यानी कि मेरा दोस्त कहाँ रहता है, हरिद्वार में, मैंने आपको बताया था। तो हम दूसरा सूट या तो दिल्ली में ला सकते हैं या फिर हम सूट को हरिद्वार में ला सकते हैं, केवल दो जगह पे। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जाम्पल से बताया। जो इमूवेबल होगा उसमें अलग केस होंगे, जो मूवेबल होगा उसमें अलग केस होंगे। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन जो हमारा मेन हमें जो समझना है, जो हमारा स्टेप है प्लेस ऑफ स्विंग, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो है पार्टी टू द सूट, मतलब सूट में कौन कौन सी पार्टियां बनाई जाएंगी, डिफेंडेंट कौन कौन होंगे, या फिर प्लेंटिफ कौन कौन होंगे। मतलब जो हम पार्टियां बनाएंगे वो पार्टियां, उन पार्टियों को, पार्टी टू द सूट जो है वो आपका थर्ड स्टेप हो गया, उसको पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप है जो वो है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, मतलब सूट को फ्रेम करना। आप किसी एडवोकेट के पास जा रहे हो, आप वहाँ पे प्लेंट लिखवा रहे हो, आप मतलब वो एक फ्रेम कर रहे हो एक पेपर फॉर्म में उस सूट को, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग ऑफ द सूट। वो हमारा स्टेप नंबर 4। और जो स्टेप नंबर 5 है दैट इज प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, जिसके अंदर सब हम ड्राफ्ट करेंगे केस को, वो सब चीज़ें हो जाएंगी हमारे सूट नंबर स्टेप नंबर 5 में। तो ये अभी तक हम कोर्ट में नहीं गए, हम न्यायालय में नहीं गए हैं। तो ये जो 5 स्टेप हुए स्टार्टिंग के, ये हमारे स्टेप हुए मैटर ऑफ प्रिपरेशन। इनको बोलेंगे दोस्तों मैटर ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अभी हम सूट को फाइल करने की प्रिपरेशन मोड में हैं, अभी हम केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हुए हमारे मैटर ऑफ प्रिपरेशन। कौन कौन से हुए मैं दोबारा से बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हमारा हुआ नेचर ऑफ सूट, स्टेप नंबर 2 हुआ प्लेस ऑफ स्विंग, स्टेप नंबर 3 हुआ पार्टी टू द सूट, स्टेप नंबर 4 इज फ्रेमिंग ऑफ द सूट, और स्टेप नंबर 5 इज आपका प्लीडिंग। अब जो उसके बाद अब हम न्यायालय में, हमारा सब कुछ तैयार हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, न्यायालय में। तो जो उसके बाद के स्टेप होंगे उनको बोलेंगे हम मेन स्टेप्स। इनको दोबारा हम 1 2 3 करके लिखेंगे, ये हमारे होंगे मेन स्टेप। तो जो मेन स्टेप है वो लिख लीजिए आप। तो स्टेप नंबर 1 इन मेन स्टेप वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट को फाइल करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अब देखिए, अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपने अपनी प्लेंट बनाई और आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। आपको पता है कौन सी कोर्ट में करना है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो हमने अब फाइल कर दिया। अब फाइल करने के बाद जो प्रोसेस की जो बॉल है, ऐसे समझिए, वो आपने किसके पाले में फेंक दी, आपने फेंक दी कोर्ट के पाले में। आपने अपनी प्लेंट लगा दी और आपने कहा भाई मेरी तो ये दरख्वास्त है, अब आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, जो करना है आप इसको कीजिए। तो अब जो बॉल है वो कोर्ट के पाले में चली गई है प्रोसीजर की। तो अब कोर्ट उसकी प्रोसीजर के लिए क्या करेगा, जब आपकी प्लेंट आ गई, आपने उसमें प्रतिवादी बना दिया, डिफेंडेंट बना दिया, तो अब कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट सबसे पहले समन भेजेगा डिफेंडेंट्स को। यानी कि जो स्टेप नंबर 2 है मेन स्टेप में दोस्तों, वो लिखिए आप, वो होगा समन टू द डिफेंडेंट। मतलब कि स्टेप नंबर 1 क्या था, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और स्टेप नंबर 2 जो है वो है समन टू द डिफेंडेंट्स। अब डिफेंडेंट को जब समन भेज दिया कोर्ट ने, तो अब वो जो बॉल है प्रोसेस की वो कहाँ चली गई दोस्तों, वो चली गई अब डिफेंडेंट के पास। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, आपने तो अपनी प्लेंट जमा कर दिया, आप आराम से बैठे हुए हो, आपने कोर्ट में जमा की, कोर्ट ने वो चीज़, कोर्ट ने समन भेज दिया डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट की बारी, अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट उसका रिप्लाई करेगा समन का, सबमिट करेगा आकर, या तो वो रिटर्न स्टेट, उसको बोलते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी वो अपनी अपनी बात रखेगा उसको बोलेंगे हम रिटर्न स्टेटमेंट। तो वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा, या फिर वो काउंटर क्लेम करेगा कि नहीं साहब, मेरे ऊपर प्रतिवादी, जो वादी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं था, ये नहीं था, जो भी वो लिखेगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3, रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम बाय द डिफेंडेंट। अब उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है, अब देखिए वो जो बॉल है प्रोसेस की, वो वापस फिर कहाँ से आ गई, उसने कोर्ट में सबमिट कर दी थी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट, तो वापस वो किसके पास आ गई, कोर्ट के पास। तो अब कोर्ट क्या करेगा, अब एक तरफ तो आपकी प्लेंट आ गई है दोस्तों, दूसरी तरफ डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया। तो अब कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट दोनों को देखकर इशू फ्रेम करेगा, तो उसको बोलेंगे हम फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज फ्रेमिंग ऑफ इशू। इशू फ्रेम करेगा कि पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, वो चीज़ वो फ्रेम कर लेगा कोर्ट। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, अब देखिए, अब फ्रेम हो गए हैं, इशू फ्रेम हो गए हैं, तो अब क्या होगा, अब कोर्ट कहेगी कि आप अपने अपने फेवर में एविडेंस दे दें। तो यानी कि जो स्टेप नंबर 5 होगा हमारा, वो होगा एविडेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टियों के एविडेंस कोर्ट ले लेगा। एविडेंस लेने के बाद क्या होगा,
जब दोनों पार्टियों के एविडेंस आ जाएंगे तो कोर्ट उनको समय देगा कि आप अपना एविडेंस अपने अपने एविडेंस प्रूव कीजिए। तो मीन्स वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा दोनों में, आर्ग्यूमेंट बाय बोथ द पार्टीज। स्टेप नंबर 6 हो गया हमारा, आर्ग्यूमेंट बाय बोथ द पार्टीज। अब दोनों पार्टी ने अपने आर्ग्यूमेंट कर लिए, आर्ग्यूमेंट करने के बाद कोर्ट ने उनके आर्ग्यूमेंट सुन लिए। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अब कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद कोर्ट लेगा जजमेंट। तो जो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है वो हो गया हमारा स्टेप नंबर 7, वो हो गया जजमेंट। ठीक है जी। अब जजमेंट आने के बाद जो स्टेप नंबर 8 होगा वो होगा हमारा डिग्री। डिग्री तो मैं आपको दोबारा से स्टेप्स बता देता हूँ, मेन जो हमारे स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। स्टेप नंबर 2, समन टू द डिफेंडेंट्स। स्टेप नंबर 3, रिटन स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। स्टेप नंबर 4, जब रिटन स्टेटमेंट आ गया तो उसके बाद स्टेप नंबर 4, फ्रेमिंग ऑफ द इशू। फ्रेमिंग ऑफ द इशू के बाद स्टेप नंबर 5, एविडेंस। स्टेप नंबर 5 एविडेंस के बाद स्टेप नंबर 6, आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज। एंड आर्ग्यूमेंट्स के बाद स्टेप नंबर 7, दैट इज जजमेंट। और स्टेप नंबर 8 इज डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, ये हम सब चीज़ें वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी छोटा सा आपको बता दूं कि जैसे आप ग्रेजुएशन आपने की, आपको मार्कशीट मिली, लेकिन उस मार्कशीट के बाद भी आपको क्या मिलती है, डिग्री। तो वो डिग्री की ज़रूरत क्यों है जब हमें मार्कशीट मिल गई? ऐसे आप सोचते होंगे जब जजमेंट आ गया तो हमें डिग्री की ज़रूरत क्यों है? लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है कि डिग्री जो है, जो हमारी डिग्री को डिग्री से ही समझें। डिग्री जो है हमारी, जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, दैट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ योर मार्कशीट। यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है कि आप इतर द्वारा सूचित किया जाता है, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट कि इस पर्टिकुलर XYZ पर्सन ने हमारे यहाँ से ये ग्रेजुएशन कर लिया। मीन्स इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द योर मार्कशीट, योर कोर्स। सिमिलरली जो डिग्री है, डिग्री इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट, तो वो डिग्री उसको हम बोलेंगे। तो ये 8 स्टेप हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेस पे हम CPC को सेक्शन वाइज पढ़ते जाएंगे, जो हमारे स्टेप के सब सेक्शन आएंगे वो पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं CPC को समझने के लिए। अब डिग्री के बाद क्या होगा, डिग्री के बाद जब डिग्री आ गई तो फिर तो देखिए, जो पार्टी वो केस हार जाएगी तो वो सेटिस्फाई तो होगी नहीं एकदम से। तो वो क्या कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप में वो एक अपील कर सकती है। उस उसके फैसले के अगेंस्ट वो अपील कर सकती है, या फिर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। वो अपील कर सकती है, वो रिव्यू ले सकती है, वो रिवीजन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, अपील कर सकती है। 3 चीज़ें कर सकती हैं। अगर वो एक बार की अपील में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सेकंड अपील कर सकती है, और सेकंड अपील के बाद क्या होगा, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री हो जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिग्री हो जाएगा और एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल स्टेप्स हैं CPC के, मैंने आपको बता दिए। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैटर ऑफ प्रिपरेशन, जो कि आपके हैं नेचर ऑफ सूट, प्लेस ऑफ स्विंग, पार्टी टू द सूट, फ्रेमिंग ऑफ द सूट एंड प्लीडिंग। ये हमारे प्रिपरेशन मैटर हुए, मीन्स ये कोर्ट में जाने से पहले के मैटर हुए। अब उसके बाद जो मेन स्टेप हैं वो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सेकेंड पॉइंट इज समन टू द डिफेंडेंट्स, third point is written statement or counter claim by defendants. Next, fourth point is framing of the issue. Fifth point is evidence. Sixth point is arguments by both the parties. Seventh जो point है वो है judgment. Eighth जो point है वो है आपका डिग्री। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।